हेलो फ्रेंड्स, M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। कैसे हो? देखो दोस्तों, आपके सामने मैं आज लेकर के आ चुका हूं यूपी पुलिस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। और इसका ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आज इसका ये पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। यानी समझ सकते हो, इन प्रैक्टिस सेटों की सीरीज को आज से हम आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन हम 100 क्वेश्चंस के आसपास देखेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस में महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, एक तो जीएस से पूछे जाते हैं, हिंदी और आपका मैथ और रीजनिंग। ये चार जो सब्जेक्ट हैं, इन चारों सब्जेक्टों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आप सभी के सामने। कोशिश तो हमारी आपके लिए ये रहेगी कि ये क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट जो है डेली आए, लेकिन डेली नहीं आ पाएगा तो तीसरे दिन आएगा। और जब तक आपका एग्जाम होगा इसी तरह से आते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर सभी ने ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर ली है एग्जाम तक, तो उसकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। और देखो, इन सभी क्वेश्चनों में आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तकरीबन 5 या 10 सेकंड के करीब टाइम मिलेगा आप सभी को। अच्छे से करने की कोशिश करना। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी हिसाब के क्वेश्चन रखे हैं हमने इसमें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। बताओ, किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अब सभी को पता होगा कि त्रिपिटक 3 है। कितने हैं त्रिपिटक? 3। पहला है इसमें सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, एक सेकंड। दूसरा है इसमें विनय पिटक। और तीसरा है इसमें अभिधम्म पिटक। ठीक है। और देखो, इन दोनों की रचना तो की गई थी पहली बौद्ध संगति में। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में, याद रख लेना इसके बारे में। प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई थी। और कहां पर हुई थी? राजगृह में। राजगृह में, ठीक है। राजगृह, मगध का शासन था। मगध पर शासन कर रहा था, कौन कर रहा था? अजातशत्रु। उसी के टाइम में हुई थी ये। महाकश्यप के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी। इसी में जोड़े गए थे सुत्त पिटक और विनय पिटक। देखो, ये जो सुत्त पिटक है, इसमें तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसका उल्लेख है। और जो ये विनय पिटक है, इसमें जो बौद्ध संघ है उसके नियम दिए हुए हैं इसमें। इसकी रचना की थी आनंद ने। किसने की थी? और इसकी की थी उपाली ने। ठीक है, आनंद और उपाली ने, याद रखना। लेकिन ये जो अभिधम्म पिटक है, इसकी रचना की गई थी तीसरी बौद्ध संगति में। बौद्ध संगति में, तीसरी में। ठीक है। और कहां पर हुई थी तीसरी बौद्ध संगति? कोई बता सकता है कहां पर हुई थी? बताओ कहां पर हुई थी? देखो, पहली राजगृह में हुई। दूसरी कहां पर हुई थी? दूसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। नहीं, दूसरी हुई थी वैशाली में। और तीसरी जो हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक के टाइम में हुई थी। और इसी में जोड़ा गया था ये अभिधम्म पिटक को, तीसरे पिटक को, तीसरी बौद्ध संगति में। और चौथी कहां पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। और याद रखना, ये जो संगति हुई थी 251 बीसी में हुई थी। अशोक के टाइम में ही हुई थी, 251 बीसी में। और अशोक ने एक युद्ध और लड़ा था कलिंग का। वो कब लड़ा था? 261 बीसी में लड़ा था। फेमस युद्ध है, कलिंग का पूछा जाता है। ठीक है। देखो, बताने को काफी है, लेकिन इतना ही समझ लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो हो गया। एक सेकेंड। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, भागीरथी, मेघना या हुगली? बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, गंगा कहां से निकलती है? गंगा निकलती है, बताता हूं।
गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये जो यूपी में प्रवेश करती है ना, कहां से करती है यूपी में प्रवेश? बिजनौर जिला है वहां से, बिजनौर से प्रवेश करती है। और ये फिर यूपी से बाहर भी पूछी जाती है कि कैसे निकलती है, तो बलिया जिला है, बलिया, बलिया से बाहर निकलती है, यानी बिहार में प्रवेश करती है बलिया से। तो देखो जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये, ठीक है, लेकिन जो दो नदियां देखी होंगे, एक देखी होगी आपने अलकनंदा और एक भागीरथी। जब ये दोनों नदियां आकर के कहां पर मिलती हैं? यहां है प्रयागराज में, यानी प्रयाग में आकर के मिलती हैं। तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा। गंगा फिर आगे बढ़ती है, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। तो देखो पश्चिम बंगाल में जाने के बाद इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल से होते हुए जाती है और एक धारा जो है इसकी बांग्लादेश में निकल जाती है, ठीक है, ये बांग्लादेश समझ लो। तो ये जो धारा जाती है इसकी, इसको तो कहते हैं हुगली, और ये जो धारा निकलती है यहां से, इसको भागीरथी कहते हैं। यानी भागीरथी कब तक कहते हैं? जब तक बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करती है ये भागीरथी। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है इसमें पद्मा। और देखो इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र ये भारत में कहते हैं इसको। लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। और ये जब पद्मा से मिलती है तो इसकी ये संयुक्त धारा क्या कहलाती है? ये कहलाती है मेघना। और ये मेघना नाम से ही ये सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो मैंने बताया था बांग्लादेश में गंगा जब प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। यानी गंगा यहां पर प्रयाग में, आगे फिर ये दो धाराओं में बट जाती है, एक हुगली जो पश्चिम बंगाल में निकल जाती है, भागीरथी बांग्लादेश की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ऊपर से आती है जमुना, इन दोनों की संयुक्त धारा फिर मेघला कहलाती है। ठीक है, सभी को यह भी पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा है। अब ये देखो भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ किसी संशोधन विधेयक को केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पहले राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है, या लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? बताइए। देखो केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है क्या संविधान संशोधन विधेयक को? केवल लगा हुआ है तो काट दो, ये गलत है बिल्कुल। देखो ठीक है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में किसको? धन विधेयक को। तो ये भी गलत है। दूसरा, पहले राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए किस विधेयक को भेजा जाता है? पहले धन विधेयक को, ना कि संविधान संशोधन विधेयक को। इसमें धन विधेयक होना चाहिए था। कोई बता सकता है मुझे धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या फर्क होता है? यानी धन विधेयक का आकार बड़ा होता है या वित्त विधेयक का? और चौथा देखो, इसमें लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, तो देखो ये सही है इसका। यानी संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और इसकी स्वीकृति के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, याद रखना। ठीक है, तो इस वजह से समझ सकते हो इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और इसको राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल धन विधेयक को होती है, याद रखना। ऐसे ही साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक को भी किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है, देखो धन विधेयक के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख है? बताओ। 110 में दिया हुआ है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक यानी ये लिखा हुआ,
और जो संविधान संशोधन विधेयक है इसके बारे में किस में लिखा हुआ है? 368 आर्टिकल है, इसमें दिया हुआ है 368 आर्टिकल में। ठीक है, और यह भी बता दो कि संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? किस राज्य की है सबसे अधिक तटीय सीमा भारत में? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? बताओ। बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। एक सेकंड, ये क्या हो गया? कौन सी थी? यही थी क्या? बताओ किस राज्य की सीमा सबसे बड़ी है तटीय सीमा तटीय राज्यों में? तो देखो इसका सही जवाब है गुजरात की जो सीमा है सबसे बड़ी है तटीय राज्यों में। देखोगे आप, एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, तो सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। तकरीबन ये जो है 1600 किलोमीटर के आसपास है। और एक जवाब आपको बताना है कि जो दक्षिणी राज्य हैं भारत के, उन सभी दक्षिणी राज्यों में यानी गुजरात को हटाने के बाद किसकी तटीय सीमा सबसे बड़ी है? देखो ये गुजरात की है सबसे बड़ी, और भारत की जो मुख्य भूमि की सबसे बड़ी मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? मुख्य भूमि की मैंने सभी की नहीं पूछी है, द्वीप नहीं है इसमें, तो तकरीबन कितनी है? 6100 किलोमीटर के आसपास है। और अगर सभी को लगा करके सभी तटीय यानी द्वीपों सहित तो ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये तटीय सीमा है भारत की जो है, और सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है, याद रखना। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5वां, कि निम्न में से किससे सरकारिया आयोग संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? बताओ। बताओ। वित्तीय सुधारों से, प्रशासनिक सुधारों से, केंद्र राज्य संबंध से, या चुनाव सुधारों से? बताइए। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंधों से। और इसकी जो स्थापना है सरकारिया आयोग की 1983 को की गई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था इसका गठन सरकारिया आयोग का। ठीक है, याद रखना केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बीडी सावरकर, या सुभाष चंद्र बोस? बताओ। तो देखो इसकी स्थापना की गई थी बीडी सावरकर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब की गई थी? 1904 में की गई थी बीडी सावरकर, और गणेश सावरकर इनके भाई थे, इन दोनों ने की थी इसकी स्थापना जो की थी, याद रखना 1904 में की गई थी, याद रखना इसके बारे में। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, अकबर और हेमू, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। देखो तराइन के 3 युद्ध लड़े गए थे, शायद अधिकतर को यही पता होगा इसके बारे में कि तराइन का जो युद्ध है वो 2 लड़े गए थे तराइन के युद्ध, लेकिन तीसरा आज मैं बताऊंगा। तो देखो तराइन का जो पहला युद्ध है ये प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कब लड़ा गया था? ये 1191 को लड़ा गया था पहला युद्ध, ठीक है। और दूसरा कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1192 को। और फिर तीसरे के बारे में भी याद रख लेना, ये 1215 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था ये? एक तो इल्तुतमिश, ठीक है, और यल्दौज वर्सेज यल्दौज। इसमें विजयी हुआ था ये इल्तुतमिश, ठीक है, याद रखना। इसमें देखो पहले में तराइन के युद्ध में अधिकतर इतिहासकार कहते क्या है, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, ठीक है। और दूसरे में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य 16-17 युद्ध हुए थे, लेकिन अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि इन दोनों के मध्य केवल 2 ही युद्ध हुए थे तराइन के। पहला जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और दूसरा जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, ठीक है, याद रखना। देखो अकबर और हेमू के बीच 1556 में युद्ध हुआ था। ये 1556 में हुआ था, ये पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है, हेमू का। और इसमें अकबर विजयी हुआ था, ठीक है, अकबर विजयी हुआ था। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इसी का पहला युद्ध हुआ था। और तीसरा हुआ था अफगानों और मराठाओं के बीच 1761 में। आगे देख लो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 8वां। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसका अपनी धुरी पर झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन तथा इसकी धुरी पर झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन। देखो घूर्णन, परिक्रमण या परिभ्रमण, घूर्णन और परिभ्रमण एक शब्द है, या इसे ये लिख सकते हो, शब्द तो अलग हैं पर तकरीबन मतलब एक सा है, परिभ्रमण। लेकिन ये जो परिक्रमण है, परिक्रमण यानी परिक्रमा लगाती है, परिक्रमा किसी ना किसी की तो लगाती होगी पृथ्वी। तो याद रखना, परिक्रमा किसकी लगाती है पृथ्वी? सूर्य की। और जो सूर्य की परिक्रमा को लगाने का जो पथ है ना, उसी पथ पर परिक्रमण करती है पृथ्वी। और इसी वजह से ये जो है मौसम परिवर्तन होता है। और पृथ्वी पता होगा अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है पृथ्वी? अपनी धुरी पर। देखो कक्षीय झुकाव और अक्षीय झुकाव अलग अलग हैं। जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी, वो तो है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और कक्षीय झुकाव कितना है? ये है तकरीबन 62.5 डिग्री, ठीक है। यानी ये कक्षीय झुकाव कौन सा है? जिसमें जो कक्षा है पृथ्वी की, जो जहां से परिक्रमा करती है, याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिक्रमण और अपनी धुरी पर झुकाव। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, परवलयिक, समतल या उत्तल? और देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें यानी पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है यानी घूर्णन करती है, तो उसी वजह से दिन और रात होते हैं। बताओ दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो देखो दाढ़ी जो बनाते हैं हम, उसमें प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? श्रमिक भागीदारी को, बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है कौन सा? 43A। आर्टिकल 43A में दिया हुआ है कि अनुच्छेद जो है प्रबंधन यानी श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के बारे में कहता है। ये जो है यानी जो आर्टिकल 43 है, ये क्या कहता है? इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको कि श्रमिकों के बारे में कहता है, उनकी जो भागीदारी है उसको सुरक्षित करने के बारे में। आर्टिकल 43A जो है, याद रखना।
43A अच्छे से समझ लेना। अब ये देखो इसमें सही है, 43A ही होगा इसमें। देखो आर्टिकल जो 36 है इसमें नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है इसमें। और जो 39 है इसमें दिया हुआ है, 39A में नागरिकों के लिए दिया हुआ है इसमें समान न्याय और विधिक सहायता। प्राप्त करना, ये राज्य का, प्राप्त कराना राज्य का कर्तव्य बताया है। 38 में क्या दिया हुआ है? 38B में देख करके बताना। चलो देखो, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिए हुए हैं। ठीक है, 36 से 51 तक भाग 4 में दिए हुए हैं, भाग 4 में, इतना समझ लेना इन्हें। और देखो इनकी जो स्थापना करने का या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य पूछा जा सकता है। एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, कल्याणकारी। ठीक है, हाँ, ये जो 38B है इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम चलाना, यानी कार्यक्रमों का प्रबंध करना, यह राज्य का कर्तव्य बताता है, ये आर्टिकल 38B जो है। ठीक है, समझ लेना इन सभी को। आगे देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित? चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग या वित्त आयोग? बताइए किससे संबंधित होगा? बताओ कौन सा होगा? तो देखो आर्टिकल जो 340 के बारे में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 340 में जो दिया हुआ है उसके बारे में पूछा है। आर्टिकल 340 में किसका प्रावधान है? देखो चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग जो है ये भाग 15 में दिया हुआ है, भाग 15 में। ठीक है, और जो आर्टिकल है 324 वो इससे काफी संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग यानी संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उसके बारे में भाग 14 में दिया हुआ है। 308 से लेकर के 323 तक हैं ये, 323 तक। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया हुआ है, किस आर्टिकल में है? बताओ किस आर्टिकल में? 315 है शायद, 315 आर्टिकल में। एक सेकंड में देखता हूं और बता देता हूं, अभी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा। हाँ सही है, 315 में ही है। देखो पिछड़ा वर्ग, इसका सही जवाब है ये ऑप्शन सी, इसके बारे में दिया हुआ है। जो भाग 16 है उसमें इन सभी के बारे में दिया हुआ है, यानी जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए उपबंध दिया हुआ है भाग 16 में। वित्त आयोग, इसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 280 में, याद रख लेना, आर्टिकल 280 में। और राज्यों के लिए भी वित्त आयोग है, वो 243I में दिया हुआ है राज्यों के लिए, ये भी समझ लेना। ठीक है, ये केंद्र के लिए वित्त आयोग है और राज्यों के लिए 243I में दिया हुआ है। देखो ये भाग 12 में दिया हुआ है, जैसे आपने पढ़े होंगे भाग 12 में, भाग 11 और 12 के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे संबंध है वित्त, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, यानी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। जो विधायी और प्रशासनिक हैं वो तो भाग 11 में है, जो वित्तीय संबंध दिए हुए हैं पॉलिटी में वो भाग 12 में दिए हुए हैं। इन सभी को भी अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। बताओ अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल जो वर्षा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC? बताइए किसकी वजह से होती है जो ये होती है आपकी अम्ल वर्षा? ये भी काफी कॉमन है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत का जो अजूबा है यानी ताजमहल है 7 अजूबों में विश्व के में, तो उसका जो कलर है वो भी पीला पड़ रहा है इसी अम्ल वर्षा की वजह से।
तो देखो ये अम्ल वर्षा जो होती है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफी कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? अहमदाबाद का एक्रोपोलिस। एतमाद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। कहां पर है? आगरा में। और ये किसने बनवाया था? जहांगीर की बेगम थी नूरजहां। ग्यास बेग इसके पिता थे, उसकी यानी याद में बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। और इस सफेद संगमरमर का प्रयोग है इसमें, सफेद संगमरमर का, संगमरमर का। ठीक है। लोधी गार्डन ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में। ठीक है। तो इसमें पूछा है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस किसको कहा जाता है? बताओ। अहमदाबाद का एक्रोपोलिस सरखेज। 3 मैंने बता दिए, तो आंसर तो चौथा ही हो जाएगा ना। तो देख लो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरखेज रोजा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ये समझो पहले। जब आपको पता होगा कि गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं तो आसानी हो जाएगी सवाल को करने में। देखो परंपरागत स्रोत उन्हें कहते हैं जिसका प्रयोग मनुष्य जो है प्राचीन काल से करता आ रहा हो। जैसे आपने देखा होगा कोयला, कोयला काफी टाइम से हो रहा है। डीजल, इन ठीक है, इसी तरह से देख सकते हो जिसका प्रयोग काफी टाइम से हो रहा हो। लेकिन गैर परंपरागत जो आधुनिक में यानी कह सकते हो प्राचीन नहीं हो, यानी प्राचीन नहीं हो, प्राचीन काल से मनुष्य के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, उन्हीं को कहते हैं गैर परंपरागत। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इस हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होंगे, ये भी पॉइंट है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा है? देखो ईंधन का प्रयोग कर रहा है काफी टाइम से, प्राकृतिक गैस का भी कर रहा है, कोयला का भी। लेकिन ये जो सौर ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है, यानी परंपरागत नहीं है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन जाता था, यानी किसको जाना जाता था फ्यूरर के नाम से? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं। फ्यूरर किसे कहा जाता था ये बताओ आप। फ्यूरर, तो देखो फ्यूरर कहा जाता था एडोल्फ हिटलर को। किसको? हिटलर को। और हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर रहा है। और जो सेकंड विश्व युद्ध है कह सकते हो इसी की वजह से हुआ था, जर्मनी का तानाशाह था। मुसोलिनी ये इटली का है, इटली। नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का काफी फेमस व्यक्ति हुआ है, नेता, और वो गवर्नर यानी चांसलर या गवर्नर कह सकते हो इसको। काफी शक्तिशाली बना दिया था इसने फ्रांस को। और इसकी पराजय भी पूछी जाती है कि नेपोलियन की पराजय कहां हुई थी? तो याद रखना वाटरलू के युद्ध में हुई थी, वाटरलू के युद्ध में। कब हुआ था ये युद्ध बताओ? 15 ये सन देख लेता हूं अगर दिया हो तो मेरे पास। वाटरलू का युद्ध काफी पूछा जाता है। हाँ, मुझे थोड़ा ही कंफ्यूजन था इसमें 1715 या 1815 में। तो याद रखना ये 1815 को हुआ था वाटरलू का युद्ध, और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी, याद रखना। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। निम्न में से कौन, ये तो हो गया, 16वां होगा अब आपके सामने। थीन डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? थीन डैम परियोजना बताओ, काफी पूछी जाती है, बताइए। तो देखो थीन डैम परियोजना रावी, ब्यास, चंबल, सतलज यानी तवा। देखो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है,
और इससे जो लाभान्वित राज्य है ना, यूपी, आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीनों को ये लाभान्वित करती है। और यमुना की सहायक है ये। किसकी है? यमुना की। यमुना की जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी नदी है यमुना की। जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी सहायक नदियां हैं। तवा, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी एमपी से निकलती है, याद रखना, जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वहां से। ये व्यास और रावी, ये किसकी? पंचनद नदियों में आती हैं। और सिंधु की ये सहायक नदियां हैं। जैसे सिंधु की सहायक नदियों में हम शामिल करते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियों को सिंधु की सहायक नदियों में। ठीक है, तो ये थिन डैम जो परियोजना है ये रावी नदी पर है। किस पर है? रावी नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी नदी पर है ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोधी वंश का, अभी मैंने बताया था कि इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था पानीपत में पहला 1526 में, और बाबर से हुआ था 1526 में हुआ था ये पानीपत का। ठीक है, और इसमें बाबर ने इसको पराजित कर दिया था, इसकी हत्या भी कर दी थी। तो जब इसको पराजित कर दिया, इसकी हत्या कर दी, तो नए वंश की स्थापना कर दी थी, मुगल वंश की। मुगल वंश की। तो समझ सकते हो, जब पुराने वंश के स्थान पर नया वंश आ जाए, यानी पुराना वंश समाप्त हो जाए, तो शासक भी वही हो जाएगा ना अंतिम। तो इब्राहिम लोधी था मुगल वंश, इसका लोधी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, याद रखना। सिकंदर लोधी काफी फेमस शासक हुआ है इसी का। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी इसका पहला शासक है। ठीक है, आगे देख लो। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। इसमें पूछा है किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है, बताइए। देखो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति तो पता होगा संसद का अंग है, जैसे उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं और राष्ट्रपति भी होता है। तो राष्ट्रपति वाले ऑप्शन को तो काट ही दो, भारत में ये नहीं अपनाया गया है। लेकिन संसदीय और एकात्मक, संसदीय और संघीय, एकात्मक प्रणाली कहाँ है? स्पेशली देखोगे तो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, शायद फ्रांस में भी है। लेकिन जो संसदीय और संघात्मक प्रणाली है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी, इन दोनों देशों में है, और भारत में भी अपनाई गई है ये संसदीय और संघीय प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? 10 गुरु हैं सिख गुरु, अच्छे से पढ़ने हैं सभी, रट लो। गुरु नानक पहले हुए हैं और आखिरी कौन से हुए हैं? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो देखो, गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी किसके वजह, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा की गई थी। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। गुरु गोविंद सिंह की कहां हत्या हुई थी? नांदेड़, ये महाराष्ट्र में जगह है, वहां पर। ठीक है, याद रखना, तो यही पूछे जाएंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? कनारी, लेब्राडोर, क्यूरोसियो। गर्म पूछिए इसमें, बताइए कौन सी धारा इसमें गर्म है? जैसे गल्फ स्ट्रीम है ना गर्म जल धारा, उसी हिसाब से बताना है इसमें तीनों में गर्म कौन सी है। बताओ। देखो, लेब्राडोर और कनारी, ये दोनों किस महासागर की हैं? अटलांटिक की, याद रखना। और ये दोनों ठंडी धाराएं हैं। लेकिन ये जो क्यूरोसियो की धारा है ये गर्म है, और यही पूछा है और यही आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखो, पीएसएलवी का विस्तार क्या है? पीएसएलवी जो लॉन्चिंग व्हीकल है इंडिया का, उसका नाम बताना है।
देखो मैंने लॉन्चिंग व्हीकल बता दिया, तो उससे भी समझ सकते हो कि लॉन्चिंग व्हीकल तो सभी में दिया हुआ है, जैसे GSLV है, जैसे GSLV जी, एक सेकेंड, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, उस हिसाब से समझ लो इसे। और ऐसे ही इसमें देख लो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्न हिमालय और खाली जगह के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये पूछा है इसमें, निम्न हिमालय और किस हिमालय के बीच में, जो इन चारों में दी हुई है ये घाटी किस किस के मध्य में स्थित है, बताओ। निम्न हिमालय और कौन से हिमालय के बीच में स्थित है, तो याद रखना निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको कहते हैं हम लंबवत घाटी को क्या कहते हैं, दून, याद रखना। जैसे देहरादून देखा होगा, देहरादून कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में, तो शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच में स्थित है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। आगे देखो, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है, जैसे 8 ग्रह हैं टोटली, 8 ग्रह में 4 आंतरिक हैं 4 बाहरी हैं, तो देखो मैं लिख देता हूं, आंतरिक देख लो पहले, आंतरिक, और इधर लिख दूंगा मैं बाहरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाहरी में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, इसी हिसाब से। तो इसमें पूछा है कौन सा ग्रह बाहरी है, तो देखो अरुण ग्रह जो है ये बाहरी ग्रह है, ठीक है, काफी दूरी पर है ये। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, उपग्रह, ठीक है, सबसे अधिक उपग्रह इसी के हैं, शनि के, वर्तमान में 100 से अधिक हो गए हैं इसके, ठीक है। और देखो क्षेत्रफल में बुध शुक्र नहीं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, इस हिसाब से। फिर देखोगे तो शायद पृथ्वी का स्थान आएगा या फिर शुक्र का आएगा, फिर मंगल, फिर बुध। बुध सबसे छोटा है, सबसे छोटा, याद रखना, और सबसे नजदीक भी है सूर्य के, सबसे दूर है वरुण। आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, कर्क रेखा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, बताइए 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, तो उन 8 राज्यों में कौन सा नहीं है, बताओ। बताओ, देखो कर्क रेखा जो है आपके 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, कितने से, 8 राज्यों से, लिख देता हूं 8 राज्यों से। देखोगे सबसे पहले आता है गुजरात, एक सेकेंड, ठीक है, गुजरात, उसके बाद आता है इसमें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगा इसमें एमपी, एमपी के बाद आएगा इसमें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, 4 हो गए शायद, फिर आएगा इसमें
छत्तीसगढ़ के बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल, एक त्रिपुरा, मिजोरम, और इसमें उड़ीसा से तो नहीं निकलती है ये, एक राज्य और है, और झारखंड, झारखंड और आएगा। ठीक है, ये इतने राज्यों से होकर के निकलती है ये। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा दिया हुआ है, उड़ीसा से नहीं निकलती है, उड़ीसा इसके दक्षिण में रह जाती है। ठीक है, बताओ प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी? सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी, सरस्वती नदी और सरयू, सतुद्री नदी और बिपाशा, गंगा नदी और यमुना। बताइए, बताओ। बताइए। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये जो द्रस्वती नदी है इसी को गग्गर कह सकते हो। ये पंजाब का क्षेत्र था और सरस्वती और द्रस्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था ब्रह्मवर्त। अच्छा क्वेश्चन है, आके देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26। रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल कौन सी है? बताइए, बताओ। देखो एक हो गई आपकी खरीफ, दूसरी हो गई रबी, और तीसरी कौन सी है? जायद। तो ऑप्शन देख लो कौन सी है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जायद। यानी ये जो जायद है इन दोनों के बीच में बोई जाती है, याद रखना, इन दोनों के बीच में। जैसे खरबूजे तरबूजे वगैरह जो होते हैं वो इसी के टाइम में होते हैं। रबी जाड़े यानी ठंडे के महीने में बोई जाती है, जैसे गेहूं, सरसों, बरसिम वगैरह जो होती हैं, चना वगैरह। और खरीफ ये गर्मी के टाइम में या फिर वर्षा ऋतु के टाइम में, जैसे धान हो गए आपके, मक्का, मक्का हो गई, और आपका और क्या हो गया, बाजरा हो गया, इसी हिसाब से समझ सकते हो। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर है, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? मैंने बता दिया था इस क्वेश्चन को पहले ही। बताइए किस किस के बीच लड़ा गया था तीसरा युद्ध, और कब लड़ा गया था ये भी बता दो। ये भी बता चुका हूं मैं डेट, बताओ। तो देखो ये लड़ा गया था 1761 में, मैंने पहले ही बता दिया है ये डेट, अगर समझी हो आपने तो। 1761 में लड़ा गया था। मराठाओं की तरफ से पता है कौन थे? बालाजी, बालाजी बाजीराव थे। और ये अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था एक। ठीक है, इनके बीच लड़ा गया था और ये विजयी हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 175, 179 मीटर, 180 या 182? गुजरात का जो केवड़िया है वहां पर यह स्थापित की गई है। रामवी सुतार इसके वास्तुकार हैं, और इसकी जो ऊंचाई है ना वो 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची है ये, याद रखना। और नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा के तट पर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम पूछा है। इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है? बताओ।
बताओ कौन सी है इंजन रहित रेलगाड़ी? ट्रेन 11, ट्रेन 14, ट्रेन 16 या ट्रेन 18? लेकिन इसको वर्तमान में वंदे मातरम कहा जाता है, वंदे मातरम एक्सप्रेस। तो देखो ये है ट्रेन 18, इंजन रहित है ये, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बताओ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर, संजय बारू, एस बोस या करण थापर? बताइए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक बताइए। बताओ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक। तो देखो इसके लेखक हैं संजय बारू, और याद रखना ये प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके सलाहकार रह चुके हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? यानी 1 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल होता है, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या रहती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। बताओ इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरल? उत्तर प्रदेश का कितना है? कितना है? 829 है, पूछा जा सकता है ये उत्तर प्रदेश का, याद कर लेना। और भारत का 382 है, ठीक है। सबसे अधिक किसका है? बिहार का, तकरीबन 1174 के आसपास है, काफी अधिक है, ठीक है, समझ सकते हो। और तीसरी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है बिहार भारत में जनसंख्या के। सबसे पहले पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर है इसमें महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर है बिहार, याद रखना। केरल सबसे अधिक साक्षर जिला है भारत का, तकरीबन 94% के आसपास शिक्षित हैं यहाँ पर। और सबसे अशिक्षित यानी सबसे कम पढ़ा हुआ राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला है, कम साक्षर, बिहार, याद रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1986 में, 1928 में, 1989 में या 1991 में? बताओ कब किया गया था, बताइए। तो एक सेकंड, मैंने इससे पिछला जो क्वेश्चन है उसमें बिहार का कितना बताया? 1774 बताया था मैंने। तो बिहार का या तो देख लेना आप इसे, 1774 या 82, कुछ भी हो सकता है इसका, देखना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 को। लेकिन हिंदी को इससे पहले किया जा चुका था, यह दूसरी भाषा बनी थी। पहली कौन सी थी? हिंदी, ये 1968 में बनाई थी, ठीक है, राजकीय भाषा, ठीक है, याद रखना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। मेरठ, कानपुर, आगरा या इलाहाबाद? या इलाहाबाद को वर्तमान नाम है या प्रयागराज? बताइए, बताओ। देखो बुलंद दरवाजा, ये जो बुलंद दरवाजा है ना, आगरा ने इसका निर्माण कराया था। कहां पर? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में बनवाया था इसने बुलंद दरवाजा जो है। क्यों बनवाया था? क्योंकि इसने गुजरात अभियान किया था 1572
72 में, और 72-73 में इसने इस पर विजय प्राप्त की थी। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही तकरीबन 1602 के आसपास बनवाया गया था ये, ठीक है, याद रखना, बुलंद दरवाजा। आगे देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर? बताओ। देखो इन चारों में देखोगे आप तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का जो साक्षर जिला है ना, वो कौन सा है? वो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। सब और तकरीबन 80.13-14% के करीब यहाँ पर शिक्षित हैं सभी। और सबसे कम साक्षर कौन सा है? वो श्रावस्ती है यूपी का, यहाँ मात्र 46 से 47% के आसपास पड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर आता है इसमें, ये दूसरे स्थान पर है, यानी द्वितीय है ये साक्षर, कानपुर नगर जो है उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा, पेरिस, बर्लिन या न्यूयॉर्क? देखो यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई थी। कब? 1946 में। और फ्रांस का शहर है पेरिस। कहां पर? पेरिस में, यहां पर फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। और देखो यूनेस्को तो पेरिस में है, लेकिन एक यूनिसेफ है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखना, एक जैसे बढ़ रहे हैं दोनों। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर मुख्य रूप से टैक्स की कितनी दरें निर्धारित की गई हैं? 3, 4, 6 या 5? बताओ, बताइए। तो देखो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 4 दरें निर्धारित की गई हैं, कितनी कितनी? 5%, 12% और आपका 18% और 28%, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो, क्वीटो, जॉर्ज टाउन या परामारिबो? बताइए। बताओ। देखो चिली की राजधानी है सेंटियागो। कहाँ है? सेंटियागो। क्वीटो कहाँ की है? इक्वाडोर की। एक सेकंड, इक्वाडोर की राजधानी है ये। जॉर्ज टाउन और परमारिबो, ये कंफ्यूजन। जॉर्ज टाउन कहाँ की है? जॉर्ज टाउन आपकी, परमारिबो तो सूरीनाम की है। ये गुयाना की है, गुयाना की, ठीक है, याद रख लेना इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? बताओ, मथुरा, आगरा, लखनऊ या वाराणसी? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मथुरा में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 2001 को की गई थी, ठीक है।
आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो हिंदी से संबंधित है। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, अड़चने पैदा करना, संकट में डालना, या डाह से कुड़ना। बताओ। देखो घाट घाट का पानी पीना, इसका जो अर्थ हो जाएगा मुहावरे का, ये बहुत अनुभवी हो जाएगा। बहुत अनुभवी होना यानी घाट घाट का पानी पीना, समझ सकते हो। सभी जगह घाट घाट का पानी पीने का मतलब है काफी अनुभव है सभी कामों का। आगे देखो गरल का विलोम शब्द क्या होता है? सुधा, विरल, या सबल, या सरल। बताइए। गरल विलोम शब्द, गरल का विलोम पूछा है। सुधा, विरल, सबल, या सरल। बताओ। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा सुधा। गरल का विलोम क्या होता है? सुधा होता है, याद रखना। गरल का विलोम सुधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शमशान शब्द देखना है, इन चारों में बता दो कौन सा शुद्ध है, ए बी सी डी में। बताइए। तो देखो आपने जब पढ़ा होगा तो ये वर्ड यूज किया होगा ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। एक सेकंड। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा तो कौन सा शब्द यूज किया है जो इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है? शमशान। यही सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि किस समूह में सभी शब्द बसंत के पर्यायवाची हैं? बसंत, ऋतुराज, गोविंद, धनपति, मधुमास, ऋतुपति, मदन, कुसुमाकर, मदन, लोक, ऋतुराज, वत्सर, या माधव। बताओ। सभी में बताओ कि बसंत के पर्यायवाची कौन से, कौन सा ऑप्शन है? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुमास, रेसुपति, मदन। ये तीनों जो वर्ड हैं वसंत के पर्यायवाची हैं। चड़क का तद्भव शब्द है, चड़क का, खीर, खपरा, चना, या पलंग। बताइए। जो चड़क है, चड़क का तद्भव यानी तत्सम वर्ड जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, तद्भव जो हिंदी में होते हैं। बताइए। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चना। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में एक भाववाचक संज्ञा है? स्पष्ट, शिष्ट, सौंदर्य, या यथेष्ट। भाव, भाववाचक संज्ञा। बताइए। तो देखो इन चारों में भाववाचक संज्ञा का वर्ड कौन सा हो जाएगा? सौंदर्य। सौंदर्य यानी हम भावी तो कर सकते हैं, कैसा है? सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? को तुम, है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन हो, प्रिय फिर क्यों परकत पाए। क्या पूछा है इसमें? कौन सा अलंकार है? को तुम, है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए,
नहीं मनमोहन हो प्रिय फिर क्यों फरकत पाए। बताइए कौन सा अलंकार है। एक सेकंड इसे देख लेता हूं, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। सही है। तो देखो इसका सही जवाब क्या दिया हुआ है इसमें। इसका सही जवाब है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। निम्न में से एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, यह सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। बताओ कौन सा मिश्र वाक्य है। बताओ। देखो मिश्र वाक्य में बताऊं मैं आप सभी को कि मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं, इसमें एक उपवाक्य तो होता है प्रधान और जो दूसरा उपवाक्य होता है वो उस पर आश्रित होता है। तो ये देख लो, इसमें ऑप्शन डी देखो कि आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा और वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ये भी हो सकता है। बताओ बताओ कौन सा सही होगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, चारों में से बताओ। बताओ। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो दिया हुआ है। लेकिन इसमें ऑप्शन सी भी देख पा रहे होंगे, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वो भाग गया। ये संयुक्त वाक्य है, यानी ये संयुक्त वाक्य है, यानी इसमें अलग अलग देख सकते हो, इसलिए का प्रयोग है इसमें। तो ये संयुक्त वाक्य है। और इसका सरल वाक्य भी बन सकता है। सरल वाक्य कैसे बनेगा देखो, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये तो संयुक्त हो गया। वो दंड से बचने के लिए भाग गया। वह दंड से बचने के लिए भाग गया, ये हो जाएगा इसका संयुक्त सरल वाक्य। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर। शून्य और शक्ति नामक निबंध, बताओ। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये लेखक हैं इसके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम या दिग्भ्रम या दिग्भ्रम, बताइए। बताओ। तो देखो इसमें व्यंजन संधि है, याद रखना। और इसका जो संधि विच्छेद होगा ये ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दिग्भ्रम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये का जो है गा में परिवर्तित हो जाएगा। भा आ रहा है ना सामने, इस वजह से देख लो। आगे देखते हैं, निम्न में से कोई एक युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। कोमल मृदुल, क्रय विक्रय, घर आवास या कोप क्रोध, बताओ। देखो कोमल मृदुल एक जैसे ही समानार्थी कह सकते हो। आपका क्रय विक्रय विपरीत है, घर आवास एक जैसे, और कोप और क्रोध ये भी समानार्थी से। लेकिन ये क्रय विक्रय जो है ये विपरीत है, तो यही आंसर हो जाएगा। विपरीतार्थक ये शब्द पूछे। आगे देखो, बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द है,
गुणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण? बताइए। बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठती है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द है, क्या सही है? क्या गुण है शांतिपूर्वक, या रीति है, या परिमाणवाचक है, या कालवाचक है? बताओ। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किस तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, शांतिपूर्वक क्रिया विशेषण रीतिवाचक। आगे देख लेते हैं। अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अमृत के लिए सुधा, अमीय, मंगल। सुधा, अमीय, सोम। सुधा, अमीय, सोम। सुधा, अमीय, सोम। देखो अमिया, ये आ लग जाए किसी वर्ड में तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, ये इस वजह से ये कट जाएगा। मंगल ग्रह, ये भी कट जाएगा। सुधा, अमीय, सोम, ये सही है। अमीय, सोम, सुधा, अमीय, सोम, ये सुगा नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका सी सही है। वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानिए। वह दूध लेकर आया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। बताइए दूध क्या है? क्या है दूध? भाव है, द्रव्य है, व्यक्ति है, क्या है? बताओ। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी। देखो वह तो इसमें सर्वनाम है, आया ये क्रिया है, और दूध क्या है इसमें? दूध बताओ। संज्ञा। संज्ञा में कौन सी? द्रव्यवाचक, याद रखना। आगे देखते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। आसक्त, अनासक्त, निसक्त या अज्ञात। तो ये समझ लो इसमें कि आसक्त का विलोम बता दो इसमें। आसक्त का विलोम, तो देखो आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। ठीक है, बताओ कितने सही हो रहे हैं आपसे, कितने सही हुए अब तक कमेंट बॉक्स में बताओ। मजा आ रहा हो तो लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बताओ इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। यशोगान, दुश्चरित्र, नमस्कार, सद्भावना। बताइए। बताओ। देखो व्यंजन संधि पूछी है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। व्यंजन संधि, तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन डी है, सद्भावना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तत्व सत प्लस भावना, ये सदो भावना हो जाएगा, वो सद्भावना हो जाएगा। ठीक, ये व्यंजन हो गया। लेकिन ये जो यशोगान, दुश्चरित्र और नमस्कार ये लिखे हुए हैं, ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, विसर्ग के। ठीक है, इसको देखो, यशः प्लस गान हो जाएगा। दुश्चरित्र, दुहा प्लस चरित्र हो जाएगा इसका।
और नमस्कार का नमः धन कार हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं आप। बिखरे मोती रचना के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रवरदाई रसखान। बताओ। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं बता देता हूं। देखो महादेवी वर्मा की रचनाएं समझ लो कि जैसे एक है यामा, शायद गिल्लू इन्हीं की है। और भी है, मुझे याद नहीं आ रही हैं। नीरजा शायद। अतीत के चलचित्र भी है। अतीत के चलचित्र, ठीक है, ये पूछी जाती हैं। देखो तो इसके इसके बिखरे मोती की रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। आगे देखो। यह प्रेम का पंथ कराल महा, उपर्युक्त लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। यह प्रेम का पंथ कराल महा, अरु नेह सुनाती बढ़ावतो है, तलवार की धार पे धावनो है, दुख दाई और घोर सतावनी है, मन ही मन में और भावनी है। बताइए यह प्रेम का पंथ कराल महा। देखो ये जो कहावत है ना, ये जो लोकोक्ति है, ये प्रमुख कवि हुए हैं रीतिकाल के, जिनका नाम है बोधा, उनके द्वारा की गई है ये। तो देखो यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, तो इसका यही पूर्ण होगा, ऑप्शन बी। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 57। गृह प्रवेश में कौन सा कारक है? अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान या संबंध तत्पुरुष? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बताओ गृह प्रवेश में कौन सा कारक है? घर में प्रवेश। अपादान अलग होने में होता है, जब अलग होते हैं, ठीक है। सॉरी मैं कहाँ लिख रहा हूं, अलग, याद रखना ये काफी पूछा जा सकता है। संबंध में पर अगर लग जाए तो उसमें क्या होता है? अधिकरण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे लेखी होगी, आपने पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म से करण को, उस हिसाब से, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 60। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगति मधु मंगल मूला, तोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बताइए
दोहा, सोरठा, चौपाई या गीतिका? बताओ कौन सा छंद है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखो इसमें दोहा, दोहा इसमें पहले और तीसरे इस चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दूसरे और चौथे इन दोनों चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये कैसा छंद हो जाता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाता है ये जो दोहा है, याद रखना, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद। उसी प्रकार ये जो सोरठा है इसमें भी विषम छंद, यानी विषम कह सकते हो, विषम छंदों में इसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं विषम चरणों में। एक सेकंड, क्या हो गया? जैसे इसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो इसमें कितनी, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? थोड़ा माइंड से उतर रहा है। चौपाई, चौपाई में ये 16-16 मात्राएं होती हैं, तो इसका ये सही जवाब है, ठीक है। सम्मात्रिक छंद होता है ये चौपाई जो होता है, तो इसमें चौपाई हो रहा है, ठीक है। गीतिका में कितनी होती है? गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। सोरठा, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-13 मात्राएं होती हैं शायद इसमें, ऐसा ही है कुछ, दोहा की तरह का ही है। एक सेकंड में देख लेता हूं इसे। देखो सोरठा दोहा का उल्टा सा ही होता है तकरीबन, इसके पहले और तीसरे चरण में तो होती हैं 11-11 मात्राएं, ठीक है। और जो दूसरा और चौथा होता है इसमें, उसमें होती हैं 13-13 मात्राएं। ये भी अर्धमात्रिक छंद होता है, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, या विष्णु प्रभाकर, या निराला? बताइए अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताओ बताओ कौन है अर्धनारीश्वर के? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विष्णु प्रभाकर। आगे अब क्वेश्चन नंबर 60। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? यशपाल, नागार्जुन, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, या अमृतराव? बताइए किसकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है? बताइए। तो देखो ये रचना है गजानन, माधव, मुक्तिबोध की, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। माता पिता में द्वंद्व समास है, सॉरी द्वंद्व में मुंह में से ही बोल गया। माता पिता में कौन सा समास है? तो याद रखना इसमें द्वंद्व समास है, यानी जो विलोम शब्द से वर्ड होते हैं ना, उनमें अधिकतर द्वंद्व समास ही होता है, याद रखना। अच्छे से समझ लेना इसमें कि माता पिता में द्वंद्व समास है, और इसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंथ की है? प्रभात फेरी, हुंकार, कला और बूढ़ा चांद, और उर्मिला? बताइए। बताओ। तो देखो इन चारों में सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है कला और बूढ़ा चांद है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ये उर्मिला सुमित्रा नंदन पंत की है।
प्रभात फेरी, ये आप बता दो ये किसकी है। ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठोष्ठ, कंठोत्स नहीं, कंठोत्स, कंठ तालव्य या ओष्ठ, बताइए। तो देखो ए और ए का जो उच्चारण स्थान है ना वो कंठ और तालव्य, ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रथा या प्रथा, पाठ या पाठ, बदी या बदी, प्राप्ति या पाना, बताओ। जो सही नहीं है यानी गलत है वो बताना है, बताइए। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राप्ति या पाना, ये समानार्थी हैं दोनों, बाकी सभी अलग अलग हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, सांस ना लेने देते, नहीं, सोने ना देते, ऐसा कुछ नहीं, बहुत परेशान करना, ये हो जाएगा इसका। बहुत परेशान करते हैं मच्छर यानी नाक में दम कर देते हैं। सुरभि, सौरभ, सुवास किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुनीति के, सुगंध के, रूपसी के या मुकुर के? सौरभ, सौरभ कैसा है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? खैर नाम से तो कुछ नहीं होता है पर फिर भी देख लो अपने हिसाब से, रूपसी, सुगंध, सुनीति या मुकुर? तो देखो ये तीनों वर्ड जो हैं ये सुगंध के पर्यायवाची हैं, सुरभि, सौरभ, सुबास। मधुशाला है मुक्त, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या खंड काव्य? बताइए मधुशाला क्या है? ये मधुशाला देखो अमिताभ बच्चन के पिता हुए हैं हरिवंश राय बच्चन, उनके द्वारा लिखी गई है ये मधुशाला, प्रमुख पुस्तक है, बताओ। बताओ। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है मुक्त काव्य। क्या है ये? मुक्त काव्य है। एक सेकेंड, बताओ आगे देखते हैं अब। इसका जवाब दो। देखो अच्छा क्वेश्चन है मैथ का। थोड़ा वेट और कर लो, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 6 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन दोनों संख्याओं का लासा नहीं हो सकती है? बताओ। 36, 96, 15 या 30? देखो अगर कोई संख्या लासा है तो ये निश्चित याद रख लेना वो मासा से जरूर कटेगी, यानी अगर कोई लासा मासा से नहीं कट रहा है तो वो उसका लासा नहीं हो सकता है। अगर लासा है किसी संख्या का और मासा भी दिया हुआ है उन दो संख्याओं का तो मासा से वो लासा निश्चित कटेगा, तभी होना चाहिए वो लासा। ठीक है, देखो 6 से भाग करके देख लो, 6 मासा है तो लासा पूछा है इसमें, यानी कौन सा लासा नहीं हो सकता है? जो 6 से कट जाएगा वो लासा हो सकता है और जो ना कटे वो नहीं हो सकता है। तो देखो 6 से 36 कट जाएगा, 96 कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, लेकिन ये जो 15 है ये नहीं कटेगा। तो जवाब भी यही है इसका, 15, ऑप्शन सी, सिंपल है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर